हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 के इतिहास की किताब इतिहास की दुनिया के पहले पाठ के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। और प्रश्न उत्तर को देखने से पहले, प्रश्न उत्तर मतलब अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न उत्तर को जानने से पहले इस पाठ में हमने क्या सीखा है जो याद करने लायक है, यानी स्मरणीय तथ्य, उन सबको हम पहले देखेंगे। फिर हम लोग एक मानचित्र के माध्यम से कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे और फिर सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग एक एक करके देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक सलाह देना चाहता हूं कि आप पूरे पाठ को यानी किताब को विस्तार से आप पढ़ेंगे और उसके बाद इन प्रश्न उत्तर को आप देखिएगा तो बहुत आसानी होगी। और वीडियो को रोक कर आप प्रश्न उत्तर को आप अपने नोटबुक पर उतारेंगे और उसको नोट करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। भौगोलिक खोजें शीर्षक है इस पाठ का। तो प्रश्न उत्तर की जो वीडियो है शुरू करने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि भौगोलिक खोज होता क्या है, भौगोलिक खोज से तात्पर्य क्या है। तो भौगोलिक खोजों का तात्पर्य विश्व के भौगोलिक रूपरेखा, भौगोलिक विवरण, भौगोलिक नक्शे, भौगोलिक निरीक्षण और भौगोलिक अध्ययन से है। तो यही इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा और जाना है। आइए उसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं और कि हमने इस पाठ में सीखा क्या जो हमें याद करने लायक है। देखिए इस सबको आप नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं। मार्को पोलो पुर्तगाली यात्री था। कुतुबनुमा एक दिशा सूचक यंत्र है। कौन? कुतुबनुमा। मार्को पोलो भारत के विजयनगर साम्राज्य और चीन के शासक कबूले खां का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। किसने? मार्को पोलो ने। ठीक है। 15वीं शताब्दी में के पूर्व में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। किसके मार्ग से होता था? कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। आइए आगे देखते हैं हमने इसमें क्या सीखा। एस्ट्रोलॉब अक्षांश जानने का यंत्र है। अक्षांश देशांतर क्या है, मैंने एक वीडियो डाउनलोड इस पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जरूर डाउनलोड करके देखेंगे। आप उसको वीडियो देख के ये समझ सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉब जो है ये एक यंत्र है और ये अक्षांश जानने का यंत्र है। पुर्तगालियों ने भारत भौगोलिक खोज जो है वो कैरावल जहाज से किए। किस जहाज से किए? कैरावल। ये बहुत पूछता है। कैरावल जहाज से किए। पुर्तगालियों ने भौगोलिक खोज कैरावल जहाज से की। 1488 में पुर्तगाली व्यापारी वार्थिलोमियो डियाज उत्तरमासा अंतर्द्वीप पहुंचा था और इसी को उसकी खोज के लिए उसको उत्तरदायी भी माना जाता है, कहा भी जाता है। कैप ऑफ गुड होप को उत्तमाशा अंतरिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तमास अंतरिप कहा जाता है। 1492 में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1498 में पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। वास्को डिगामा भारत के मालाबार तट यानी केरल के कालीकट पहुंचा था। हम इसको एक मानचित्र के माध्यम से इस सबको हम लोग समझ लेंगे। आगे हम मानचित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से इसको समझेंगे कैसे वो चला था और कैसे पहुंचा था। आगे है वास्को डिगामा का स्वागत स्थानीय शासक। कहाँ पहुंचा था वो? केरल पहुंचा था तो कि कालीकट पहुंचा था। तो वहां एक स्थानीय शासक था जिसका नाम जमोरिन था। उसी ने क्या किया था? वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से पहुंचा था। कोलंबस ने अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कहा। यह प्रश्न पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अमेरिगो वेस्पुची एक स्पेनी यात्री था। अमेरिगो वेस्पुची ने दुनिया को विस्तार से ढूंढा और अमेरिका को एक महाद्वीप बताया इस व्यक्ति ने। और अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही अमेरिका का नामकरण हुआ, इसी व्यक्ति के नाम पर। अगर कोई पूछता है तो यह उत्तर दिया जा सकता है। 1519 में मैगलन ने पूरे दुनिया का चक्कर लगाया। कब? 1519 में। और किसने? मैगलन ने। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और न्यूजीलैंड के द्वीपों की खोज की। पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की? तो कैप्टन कुक ने की थी। आगे है सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने
न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों की खोज की। ये सारे बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, सबको आप जरूरी याद कीजिएगा। आइए देखते हैं। पुर्तगाली नाविकों के खोज में पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन के नाविकों को वहां की महारानी इसाबेला ने सहायता की थी। उन्हीं की सहायता से ये खोज पाए थे। यूरोपियन द्वारा अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा गया। पूछा जाता है कि किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है, तो अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता था। अब कैसे कैसे भौगोलिक खोज हुए और कौन पहले आया भारत की दृष्टि से, तो उसको देखते हैं। हमारे यहाँ कौन पहले आया? हमारे यहाँ यह है क्या कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, ये सारे यूरोपियन थे। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। कब? 1498 में। उसके बाद कौन आया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 में आई। 31 दिसंबर 1600 की इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद कौन आए? डच 1602 में आए। उसके बाद फ्रांसीसी आए 1664 में। उसके बाद डेनिस आए 1616 में। उसके बाद कौन आए? स्वीडिश आए 1731 में। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आइए हम एक मैप के माध्यम से समझते हैं कि कैसे पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। उस मैप को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे वो पहुंचा था। उसके बाद अभ्यास प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए उस मैप के माध्यम से उसको देखते हैं जल्दी से। आपके सामने वर्ल्ड का मैप है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, तो देखिए कैसे हो रहा है। आप इसे पाइएगा कि हमारा प्यारा भारत कहाँ है। यह है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और उसके बाद बात आती है कि किस व्यक्ति ने भारत की खोज की थी, उसके भौगोलिक रास्तों की खोज की थी। वह खोज किया था वास्को डी गामा ने। और वह था कहाँ का? अब देखिए, भारत यहाँ है, भारत यहाँ है, और पुर्तगाल कहाँ है? अब देखिए, अगर पुर्तगाल को इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो पुर्तगाल जो है वो यहाँ है। अब देखिए कैसे वो वहां से वो आपको भारत आया है। पुर्तगाल यहाँ है और भारत यहाँ है। कैसे वो घूम घूम के यहाँ आया है, वो कहाँ पहुंचा है? यहाँ पहुंचा है। इसको थोड़ा और बड़े में करके देखते हैं। केवल ये हमने पूरे विश्व के मानचित्र को सामने रख के देखा। अब हम केवल पुर्तगाल और आपको भारत को एक साथ रख के देखते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, ये है आपका पुर्तगाल, ये यूरोप है। और चूंकि वो एक यूरोपियन देश ही है पुर्तगाल, तो वो पहले कैसे चला? यहाँ देखिए, यहाँ पुर्तगाल से वो चला और ये अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन से होते हुए वो देखिए कैसे कैसे ये चला है। ये चूंकि वो चला था 1497 में, जुलाई में 1497 में वो चला था। ऐसे ऐसे वो यहाँ पहुंचा और यही सी एरिया को कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। इसी एरिया को, ये अफ्रीका के अंतिम छोर पे है, ये कैप ऑफ गुड हो, तमाशा अंतरीप इसी को कहते हैं, कैप ऑफ गुड। फिर ये यहीं से होता हुआ ऐसे घूमता हुआ ये कहाँ पहुंचा है? 1498 में। देखिए 1497 में वो यहाँ पहुंचा था। बताइए कितना टाइम लगा इस समुद्री यात्रा करके, पूरे अटलांटिक ओशियन से होता हुआ वो यहाँ आया। अब पहले व्यापार जो होते थे वो इन रास्तों से होते थे, जिसमें पैसे खर्च होते थे। ये लोग अरब के जो देश थे ये ज्यादा पैसे डिमांड करते थे। हम प्रश्न के उत्तर में इसको देखेंगे। तो इसीलिए लोगों ने इसका रास्ता, एक अल्टरनेटिव रास्ता खोजा। तो यही पहुंचा वो आपको भारत में। भारत में कहाँ पहुंचा? केरल के कालीकट, यही केरल, ये देखिएगा भारत के नक्शे में केरल यहीं पड़ता है। इसी तरह वो भारत पहुंचा था पुर्तगाल से होके। फिर वो यहाँ से ऐसे इसी रास्ते से होके वो क्या हुआ, क्योंकि पहले वो आया था इतना पूरा चौड़ाई पूरा लेके, पूरा कहते हैं भोजपुरी में फेंटा काट के, वो अब उसके बाद उसने अब सही रास्ता पकड़ के आराम से वो चला गया, इस रास्ते से चला गया था। और आया था वो इस रास्ते से वो आया था ऐसे करके। इस तरह से पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत आया था। आइए हम प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है हमारी किताब का? वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। क्लियर है? उसके बाद आइए, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा था? भारत से, रोम से, अरबों से या चीन से? तो इसका उत्तर क्या होगा? अरबों से सीखा था। उसके बाद
उत्तमासा अंतरीप यानी कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? कोलंबस ने की थी, वास्को डी गामा ने की थी, मैगलेन ने की थी, या डियाज वार्थोलोमियो ने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमने देखा भी महत्वपूर्ण तथ्यों में, स्मरणीय तथ्यों में, डियाज बार्थोलोमियो। उसके बाद आइए चौथा प्रश्न, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? 1453 में, 1492 में, 1498 में, या 1519 में? तो अमेरिका की खोज की गई 1492 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। इसमें क्या है? कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? 1420 में हुआ था, 1453 में हुआ था, 1510 में, या 1498 में? तो तुर्की को आक्रमण के बाद 1453 में इसका पतन हो गया था। आगे है छठा, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? किसने लगाया? मैगलन ने, वास्को डी गामा ने, कैप्टन कुक ने, या मार्को पोलो ने? तो सबसे पहले किसने लगाया था? मैगलन ने। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों कथनों में जो सही हो उसके सामने सही का निशान, जो गलत हो उसके सामने आप गलत का निशान लगाइए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? कहा जाता है? नहीं, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन नहीं कहा जाता है। उत्तमासा अंतरीप की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल, आपने देखा ना कि साउथ अफ्रीका के नीचे आया है, वहीं से वो भारत पहुंच गया, तो वही मार्ग उसने प्रशस्त किया था। तीसरा है, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है? बिल्कुल नहीं, यह गलत आंसर है। आइए चौथा क्या है? मार्को पोलो ने भारत की खोज की? मार्को पोलो ने की? बिल्कुल नहीं। उसके बाद पांचवा क्या है? पांचवा है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है? हाँ बिल्कुल, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। उसके बाद आगे है छठा, लिस्बन, ये पुर्तगाल की राजधानी है, दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था? हाँ बिल्कुल, दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। अमेरुगी ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा? बिल्कुल, इसने विस्तार से खोजा। ये आपको सही और गलत वाले प्रश्न थे। आइए अब और प्रश्नों को देखते हैं। अति लघुतरीय प्रश्न, अति लघुतरीय प्रश्न, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? उत्तर क्या है? अब्दुल मजीद। न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? उत्तर क्या है? सर जॉन और सेबास्टियन केबेट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? केरावल। और इसी की सहायता से वो उन्होंने खोज की देशों की। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु क्या है? उत्तमासा द्वीप यानी कैप ऑफ गुड होप। आइए पांचवा प्रश्न, 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो उत्तर क्या है? 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूशलेम इसी पे अधिकार करने के लिए, चूंकि अब इजराइल में है ये, अभी भी इस पे विवाद है, जेरूशलेम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ। आइए आगे देखते हैं क्या है। 1453 में कस्तूनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो किसने किया था? तुर्की ने किया था। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? हमने देखा था ना, वो कौन से रास्ते से आया था? अटलांटिक महासागर से आया था ना, तो वही है, पुर्तगाल एवं स्पेन अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब आए लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? आइए देखते हैं उत्तर क्या है इसका। उत्तर है, यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प था, यानी बहुत कम था, एवं अंधविश्वास से युक्त था। उसमें लोगों को ये था कि पृथ्वी जो है ना चपटी है, और पृथ्वी के किनारे पे जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे और अथाह पे चले जाएंगे। तो ये एक अंधविश्वास था पहले, और इन्हीं प्रमुख कारणों से मध्यकाल को यूरोप में अंधकार युग कहा गया है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान है? उत्तर देखते हैं। नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कारों ने समुद्री यात्रा या अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया। जैसे कंपास ने दिशा सूचक का काम किया, नाव निर्माण में खांचा पद्धति, ये पूछता है कौन सा पद्धति उसमें इस्तेमाल किया जाता था, खांचा पद्धति
से बड़े एवं मजबूत जहाज बने। दूरबीन के आविष्कार ने भौगोलिक अभियान में काफी मदद किया। सुधरे मानचित्र से विश्व की भौगोलिक स्थिति को जानना आसान हुआ। एस्ट्रोलॉब, जिससे अक्षांशीय स्थिति पता चलती है, से विश्व के अक्षांशीय स्थिति जानने में मदद मिली। और इसी तरह ये क्या हुआ, वैज्ञानिक ऊपर क्या यही योगदान है उनका। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं ये अधिकतम आपको 50 शब्दों में देने होते हैं और 30 से ऊपर ही देने होते हैं, इसलिए प्रश्न बड़े जो उत्तर उनके हैं तो उसको देखना पड़ेगा कि लघुत्तरीय है या दीर्घोत्तरीय है। लघुत्तरीय है 50 में अधिक 50 शब्दों में देना होगा, एक लाइन में नहीं दिया जा सकता है। दीर्घोत्तरीय तो 200 जाता है। आइए देखते हैं, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले। उत्तर क्या है, नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक स्वरूप लेने लगा। नए देशों की खोज ने नए व्यापारिक मार्ग मिले, जैसे अटलांटिक, हिंद, प्रशांत महासागर। क्लियर है। चलिए ये उत्तर हुआ। आइए देखते हैं आगे चौथे प्रश्न का उत्तर। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। उत्तर क्या है, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में पर्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का काम किया। पर्याप्त की जगह आप लिख सकते हैं व्याप्त, इसको, ये चूंकि टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिखते हैं व्याप्त। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। चलिए आइए आगे देखते हैं, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। आइए देखते हैं, भौगोलिक खोजों ने विश्व का एक विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। लोगों के विचारों में परिवर्तन आए, वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली, धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। नए क्षेत्रों के अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों की खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य एवं साम्राज्यवाद का विकास भी हुआ। आइए आगे देखते हैं, अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में उत्तर बड़े बड़े होते हैं। ये 200 शब्दों में इसको लिखा जाता है, तो इसके अंक भी अधिक होते हैं। तो प्रश्न के उत्तर के बड़े आकार को देख के घबराना नहीं है, इसको याद करना ही है, आगे जाके तो और बड़ा बड़ा लिखना होगा। आइए देखते हैं क्या है, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है, इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई। आइए देखते हैं, भौगोलिक खोज का तात्पर्य विश्व के भौगोलिक रूपरेखा, भौगोलिक विवरण, भौगोलिक नक्शे, भौगोलिक निरीक्षण एवं भौगोलिक अध्ययन से है। यात्राओं द्वारा नए नए देशों और महादेशों का पता लगाकर विश्व का एक नया मानचित्र तैयार करना है। क्लियर है, इस खोजों के द्वारा, इस भौगोलिक यात्राओं द्वारा। आइए देखते हैं, भौगोलिक खोजों ने निम्न प्रकार से विश्व की दूरियां मिटाई। शीर्षक सबका दिया हुआ है पॉइंट्स। वाणिज्य व्यापार, विश्व की आरंभिक काल में वाणिज्य व्यापार एक देश से दूसरे देश में किया जाता था, लेकिन सीमित देशों तक था यह काम। लेकिन भौगोलिक खोजों ने वाणिज्य व्यापार का विस्तार किया, जिससे नए नए मार्गों का पता चला और एक देश से दूसरे देश में आना जाना आसान हो गया। ठीक है, पहले सीमित देशों के यात्रा होता था, अब क्या हो गया, अब बहुत सारे देशों के आप बीच में क्या होगा, व्यापार होने लगे, वाणिज्य व्यापार होने लगे। बड़े और तेज चलने वाले जहाजों का आविष्कार हुआ, इसके चलते भी दूरियां घटी। भौगोलिक खोजों के द्वारा बड़े और तेज चलने वाले जहाजों का आविष्कार हुआ। यूरोप में भारत आने का रास्ता मिला, जिससे आने जाने में कम समय लगने लगा, जिससे दूरियां मिटी। जब कहीं कोई नजदीक रास्ता हो जाएगा तो आने जाने में सुविधा हो जाएगी, लोग वहां फ्रीक्वेंटली आने जाने लगेंगे। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, नए नए देशों की खोज। इन देशों और मार्गों को खोजने में यूरोप के सभी देश लगे हुए थे, अतः नए नए देशों का पता चला और वहां के लोगों से संपर्क हुआ। उन नए देशों में पहुंचने पर वहां की सभ्यता, जनशक्ति तथा खनिज संपदा का पता चला। चलिए अब उसके बाद है कस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार।
कुस्तुनतुनिया पर तुर्की के अधिकार ने यूरोपियनों को नए मार्ग की खोज और तेज चलने वाले जहाजों को बनाने पर विवश किया, और यह भी एक कारण था विश्व को पास लाने में, और ये बड़ा कारण था। न वो उस रास्ते पर वो अधिकार करता, न नए रास्तों की खोज होती, और विश्व की दूरियां न मिटती। इन्हीं के चलते ये सारी चीजें। आइए देखते हैं आगे क्या है। भौगोलिक खोज ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया, और विश्व एक दूसरे के संपर्क में आए। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने विश्व की दूरियां कम कर दी। आइए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या कीजिए। चलिए, भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कौन कौन से कारण थे साहब? पुराने व्यापारिक मार्ग पर तुर्कों ने 1453 में वह कुस्तुनतुनिया वाला मार्ग में अधिकार कर लिया था, इसलिए उस मार्ग से अब व्यापार करना असंभव सा हो गया था, क्योंकि तुर्कों ने भारी क्या किया, भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था। अतः नए मार्ग ढूंढने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। उसके बाद धन प्राप्ति तथा व्यापार की वृद्धि के विचारों ने भी लोगों को नए देशों की खोज करने और की ओर आकर्षित किया। तीसरा पॉइंट, इस्लाम धर्म और सभ्यता का प्रचार प्रसार करने के लिए भी ईसाई धर्म और सभ्यता का प्रचार प्रसार करने के लिए भी कुछ लोग नए नए देशों की खोज करने के लिए प्रयत्नशील हुए। चलिए आगे देखते हैं और क्या पॉइंट्स हैं। पुनर्जागरण के प्रभाव के फलस्वरूप जो लोग अब साहसी बन गए थे, उनके द्वारा दूर स्थित देशों और मार्गों को ढूंढ निकालना संभव हो गया। यह भी एक कारण था। नए नए आविष्कारों, कुतुबनुमा अथवा दूरदर्शी यंत्र के आविष्कार ने भी नाविकों को हर ऋतु, हर समय दिशा का ज्ञान कराकर उनमें पूर्वी देशों में पहुंच सकने का विश्वास पैदा कर दिया। इन आविष्कारों ने इससे भी नए देशों की खोज के कार्य में बहुत सारा सहायता मिली। उसके बाद अगला क्या है, कौतूहल की भावना ने नए नए देश खोजने की प्रेरणा दी। होता है ना, क्यूरियोसिटी होता है, चलिए नया चीज खोजते हैं, ये भी होता है। जैसे कब जिसे बहुत सारे लोग बहुत सारे देशों को खोजा, जैसे मैगले ने पूरे विश्व की यात्रा कर ली। आइए आगे देखते हैं। यात्राओं का प्रमुख कारण व्यापार की उन्नति और आर्थिक लाभ भी होता था। आर्थिक लाभ और व्यापार के चलते भी भौगोलिक खोजें हुई थी, ये कारण थे। चलिए आइए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यह बतावें कि भौगोलिक खोजे से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत में किस प्रकार का व्यापार करते। चूंकि यह आपसे एक आपके विचार पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर जो क्या है, मानचित्र के माध्यम से करें और अपने विचार दें कि आप होते यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते। यह आपसे और आपके विचार जानना है, तो इसे आप स्वयं करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अंधकार युग से क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद। आइए देखते हैं। अंधकार युग शब्द को इतिहासकारों द्वारा यूरोप के मध्यकाल के लिए गढ़ा गया, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि इस समय के दौरान बहुत कम वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रगति हुई थी, क्योंकि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के विषय में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास युक्त था। भौगोलिक ज्ञान सीमित था, अतः सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। उस समय लोगों को विश्वास था कि अधिकतम दूरी जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाना पड़ेगा। उनको लगता था पृथ्वी चपटी है और किनारे पे जाएंगे तो गिर जाएंगे। यही युग अंधकार युग के नाम से जाना जाता था। चलिए आइए देखते हैं आगे। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसके उत्तर बड़े बड़े होंगे ही होंगे। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोज का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भौगोलिक खोजने के कारण आपसी जानकारी मिली, लोग एक दूसरे के निकट आए, पुनर्जागरण से एशिया और यूरोप की सभ्यताओं का मेल हुआ और एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति से परिचय हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका में किया गया। इस धर्म के व्यापक प्रचार ने चर्च की प्रभु सत्ता को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण ज्ञान में वृद्धि से धर्म पर भी प्रभाव पड़ा। कितने ही स्थलों पर अंधविश्वासों का खंडन हुआ। इस प्रकार लोग अंधकार युग से बाहर आए। क्लियर है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं। भौगोलिक खोज के परिणाम निम्न रूपेण
स्पष्ट किए जा सकते हैं। चलिए, पहला, वाणिज्य व्यापार पर प्रभाव, इस शीर्षक से। नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए और यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ। आइए अगले देखते हैं प्रश्न के टॉपिक को। इस उत्तर का टॉपिक जो है, औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास हुआ। उस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए तीव्र स्पर्धा होने लगी। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। भौगोलिक खोज के सब परिणाम हैं। अब परिणाम में क्या हुआ? वाणिज्यवाद का भी विकास हुआ। आइए इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में सोने ने यानी गोल्ड ने यूरोपीय देशों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट शुरू हुई और इसका भंडारण भी किया जाने लगा और ये वाणिज्यवाद का विकास हुआ। इस तरह से ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का विस्तार भौगोलिक खोज का यह भी परिणाम है। भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, साहित्य का प्रचार प्रसार किया। जो धर्म युद्ध की सफलता के बाद ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार धीमा पड़ गया था, उसमें तेजी आ गई। उसके बाद क्या अगला परिणाम क्या है? दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों ने, ये निगेटिव विकास है, ये परिणाम है उसके। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। क्योंकि जब व्यापार करना होगा तो व्यक्ति चाहिए ना उसको करने के लिए, तो इसके चलते दास व्यापार को इसने प्रोत्साहित किया था उस भौगोलिक खोज की में व्यापार और वाणिज्य ने। कुछ क्षेत्रों के मूल निवासियों को यूरोप के बाजारों में बेचा जाता था। इनसे अमानवीय व्यवहार किए जाते थे, वह कठिन कार्य करवाए जाते थे। यह भौगोलिक खोजों का एक नकारात्मक परिणाम है। परिणाम तो है ही, लेकिन यह नकारात्मक परिणाम। भ्रांतियों का अंत। अब देखिए, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान से जुड़े व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने और यूरोप में धर्म सुधार का कारण बना। ये भौगोलिक खोज बढ़े हुए सामुद्रिक यात्राओं के उपयोगी विभिन्न उपकरणों तथा प्रणाली आदि के विकास ने भ्रांतियों को तोड़ने में सहायता की। इनकी वजह से विद्वानों और पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का भी उदय हुआ। ये भौगोलिक खोज के परिणाम है। अन्य परिणाम, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का भी आदान प्रदान शुरू हुआ। मान लीजिए यार, किसी दूसरे देश में एक अलग प्रकार का फसल होता है, एक दूसरे देश में अलग प्रकार का फसल होता है, तो इस शैली का भी आदान प्रदान आपस में हुआ। इसके बाद अतः भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विचारों में परिवर्तन आया, वैज्ञानिक विचारों की मान्यताएं मिली, नए अन्वेषणों यानी आविष्कार तथा नए मार्गों की खोज से पूंजीवाद, वाणिज्य तथा साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इस प्रकार हमने इस पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर को हम सब लोगों ने देखा। आप सब लोग इस वीडियो को रोक करके प्रश्न के उत्तर को आप अपने नोटबुक में उतार के सबको याद कीजिएगा। और आपसे फिर दोबारा हम कह रहे हैं कि पाठ को आप विस्तार से जरूर पढ़िएगा। जितने भी प्रकाशन आपके लिए प्रश्न के उत्तर लेके आते हैं, जिससे आप कहते हैं कि बहुत सारा प्रश्न है, ये सब इसी किताब के बेस पे होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप बीटीसी के द्वारा छापी गई बुक्स को लाइन बाय लाइन पढ़िए, और मैंने ये सारी चीज़ें वहीं से ली हैं, और जो भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में आते हैं इसी पुस्तक से बनते हैं। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए और एकाग्रचित होकर आप अपना अध्ययन कीजिए। मैं जल्दी ही अगले पाठ का वीडियो लेके पहुंचता हूं और आपको उससे लाभ होगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।